बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस व्लॉग में 3 खबरों पे बात करेंगे। एक मामला है काजी फायज ईसा ने रिटायरमेंट के बाद भी बाजी पलट दी है, और इसके साथ साथ आर्टिकल 239, ये आर्टिकल 239 क्या कहता है और ये सवाल कमरा अदालत में चीफ जस्टिस की तरफ से क्यों उठाया गया, और ये सवाल उठाते ही किस तरह से उन्होंने इंतशारियों का प्लान नाकाम बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो तीसरा मौजू है वो है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका बहादुर को मुंह तोड़ जवाब कि अपने काम से काम रखो। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें कि अमेरिका के 62 सेनेटर्स ने अपनी हुकूमत को, जो बाइडन इंतजामिया को एक ख़त तहरीर किया, और इस ख़त में उन्होंने जो बाइडन इंतजामिया पर दबाव डाला कि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाले कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इस खत में यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि पाकिस्तान में इमरान खान को बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम नहीं किए जा रहे, और उनके हवाले से हुकूमत गैर जमहूरी इकदाम कर रही है, गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है, उनको जेल में बंद रखा गया है, उनके साथ इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं हो रहे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के कानून के मुजरम हैं, इमरान खान पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इमरान खान पे रियासती अदारों पे हमलों के इल्ज़ामात हैं, इमरान खान पे बतौर वज़ीर आज़म फ्रॉड करने के इल्ज़ामात हैं, तो एक बंदा जो पाकिस्तान के कवानीन का मुजरम है उसको रिहा करवाने के लिए अमेरिका कैसे दबाव डाल सकता है? अगर अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान में 9 मई 2023 को जो साजिश की गई थी ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है, तो फिर इस किस्म की सोच का जो आपने मुजाहरा करना है या इस हवाले से आपने किसी किस्म के दबाव का आगाज़ करना है तो अपने घर से करें। कैपिटल हिल हमले में जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं, आप सबसे पहले उनकी सज़ाएं माफ़ करें और उनको रिहा करें। अगर कैपिटल हिल जो है उनके मुल्ज़मान के लिए आप किसी किस्म का कानून में कोई जो है वो अपना नरमी पैदा नहीं कर सकते, आप उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे सकते, और आप समझते हैं कि ये अमेरिका पे हमला है और ऐसे अफराद को हमने इबरतनाक सज़ाएं देनी है, तो ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला है। 9 मई 2023 आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत की साजिश है, तो हम इसे कैसे माफ़ कर सकते हैं? और अगर कोई ये कहे कि नहीं जी ये तो देखें अचानक कुछ लोगों ने जाके गुस्से में, इश्तियाल में इस किस्म का काम कर दिया, तो ये तो बताएं ना कि फिर पाकिस्तान भर में 239 मकामात जो कि फौजी तनसीबात के ज़ुमरे में आती हैं, जो कि अस्करी दफातर के ज़ुमरे में आती हैं, जो कि हसास अदारों के जो सेफ हाउसेस हैं उनके ज़ुमरे में आती हैं, वहीं पे ये हमले क्यों किए गए? और इन मकामात में वो तनसीबात भी शामिल हैं जिनके बारे में लोगों को इल्म नहीं। मतलब देखें कि एक तो ये जो कोर कमांडर हाउस है, सबको पता है कि ये कोर कमांडर हाउस है, इसी तरह और भी लाहौर में हसास दफातर हैं जिनके बारे में सबको पता है कि ये हसास दफातर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दफातर भी हैं, ऐसी तनसीबात भी हैं जिनके बारे में वहाँ पे करीब करीब रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि ये क्या है, यहाँ पे क्या ये कोई अस्करी अदारे का दफ्तर है या कि वैसे कोई फैमिली यहाँ पे रहती है, ये नहीं पता होता ना। सेफ हाउसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमले किए गए। तो ये तो एक सोची समझी साजिश थी, तो इस सोची समझी साजिश पे अमेरिका बहादुर कहता है कि जी आप इन्हें माफ़ कर दें। अब इसके जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है, और ये ख़त अमरीकी सेनेटर्स के ख़त का जवाब है, और मैं इस ख़त पर अपने अरकान पार्लिमान को वेल्डन कहता हूँ। कमाल किया है आपने, अच्छी बात है। अमेरिका अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अमेरिका को कोई इख्तियार नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। और अब आते हैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मामले पे कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी बाजी पलट दी है। वैसे आप काजी फायज ईसा को ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने हमेशा
इंतशारियों को एक्सपोज भी किया है और इंतशारियों के ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले भी दिए हैं। हालांकि उन पर बड़ा दबाव डाला जाता रहा, जब वो जज थे तब भी उन पर दबाव था, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश बर्पा की गई, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल किया गया चूँकि इमरान खान की हुकूमत थी, और उन्हें दबाव में लाकर इस बात पे मजबूर किया जा रहा था कि वो बतौर जज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान को अंदाज़ा था कि कल को जब काजी फाइज़ ईसा साहब अपनी टर्म पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, और अगर वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट इमरान का सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए उन्होंने उसी वक्त जो है ये साजिश की, लेकिन वो साजिश भी नाकाम हुई। फिर उसके बाद देखें कि काजी फाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उस वक्त भी इनके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने भरपूर साजिशें की। बार बार ऐसे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में लाए गए कि जिनको बुनियाद बना के उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो है वो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में था, और दूसरा प्रोपेगेंडा जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर भी काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया वो आइन और कानून के मुताबिक था, चूँकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मामलात को रेगुलेट करना होता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पाबंद हैं कि वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएंगी। अब तहरीक इंसाफ ने 2017 से आज के दिन तक अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। यूँ तो वो कहते हैं जी हमने 3 मार्च को आखिरी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, और ये मामला भी अभी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, इस पर हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था तो उस वक़्त भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन के हुक्म को बरकरार रखा गया और ये करार दिया गया कि तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी दस्तूर के मुताबिक अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। तो लिहाजा जब ये फैसला आया, फिर उस फैसले की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने यह डिसीजन लिया कि वो तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लेंगे। अब इस मामले पे 2 मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया था उस फैसले की वजह से, या उस फैसले में यह था कि इनसे इंतखाबी निशान वापस लिया जाए, हालांकि उस फैसले में यह नहीं था। काजी फाइज़ ईसा साहब ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद को गैर कानूनी करार दिया था और ये कहा था कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया गया जो आपके आइन में मौजूद है। और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम होती है तो इलेक्शन कमीशन उस सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एक तो ये हो सकता है कि उन्हें जो है वार्निंग दी जाए, उन्हें जुर्माना कर दिया जाए, लेकिन ये तब किया जाता है जब उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो चंद माह डिले हों। अब तहरीक इंसाफ का मामला तो कई साल से ज़ेर इल्तवा था, 2017 से 2022-23 तक इंतखाबात नहीं करवाए गए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया था सज़ा के तौर पर। यह तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ किया गया ये कानून के मुताबिक था और इलेक्शन कमीशन को ये सब करने का हक हासिल था। अगर हक हासिल था तो आज के दिन तक देखें ना कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पे डटा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने 8 जजिस का मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया। वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई और आज भी ये मामला जो है वो ज़ेर बहस है और ज़ेर इल्तवा है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो नई दरख्वास्तें हैं इलेक्शन कमीशन की, उन पे क्या फ़ैसला आता है। फ़ैसला तो अब जो है वो आइनी बेंच ने देना है और आइनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन तकरीबन कंप्लीट किया जा चुका है। चूँकि पार्लिमान की तरफ से जो नाम आने थे वो नाम सामने आ चुके हैं। अब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना है। मंसूर अली शाह साहब भी वतन वापस आ चुके हैं, कल वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे। तो होपफुली के अगले चंद रोज़ में जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया जाएगा। फिर उसके बाद आइनी बेंच
की तश्कील जो है वो प्रायोरिटी पे होगी। वो आइनी बेंच बनाए जाने के बाद फिर ये तमाम जो मुकदमात हैं आइन से मुतल्लिक जो हैं 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी मुकदमात जो हैं ये आइनी बेंच के पास जाएंगे और वहाँ पे इनकी समाअत होगी। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ का ये जो पूरे का पूरा खेल पलट दिया है ना, वो आप देखें कि मिडल टेम्पल बरतानिया में जो कुछ हुआ, मिडल टेम्पल के गेट के बाहर के तहरीक इंसाफ वालों के ये जो अपना पालतू हैं, इन्होंने जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया, अब उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। एक तो इस बार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान बहुत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनकी निशानदही कर ली गई है और अब उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। फिर उसके अलावा हाई कमीशन की तरफ से स्कॉटलैंड यार्ड को एक तहरीरी दरख्वास्त दी जा चुकी है, जबकि हाई कमीशन की तरफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त भी तहरीर किया गया है और इस ख़त में ये डिमांड की गई है कि इस वाक़या में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ बरतानवी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। और फिर एक शिकवा भी है, वो ये है कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब बरतानिया तशरीफ़ ला रहे थे तो उनकी आमद के हवाले से भी वज़ारत ख़ारजा को, बरतानवी वज़ारत ख़ारजा को मतला किया गया था और उन्हें ये दरख्वास्त भी की गई थी कि काजी फ़ायज़ ईसा को यहाँ पे जो है वो कुछ ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि यूथिया जो हैं वो पहले ही ये ऐलानात कर रहे थे कि काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी करेंगे। और अब तो वहाँ से ऐसी ख़बरें भी आ चुकी हैं कि लंदन के एक होटल में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने यह मनसूबा बनाया था कि काजी फ़ायज़ ईसा पर हमला करना है और इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाना है। तो हाई कमीशन का ये जो ख़त है उसमें बताया गया था कि ये खदशात मौजूद थे, लेकिन इनके बावजूद काजी फ़ायज़ ईसा की आमद पे सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। अब इस मामले पर भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले को हाई लेवल पे उठा दिया है और अब इस पे सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में तो शायद जान छूट जाए, जैसे कि 9 मई वालों को अभी तक सज़ा नहीं मिली। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जज साहबान जो हैं वो भी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक भी फ़ैसले कर देते हैं, लेकिन बरतानिया में ऐसा नहीं होता। बरतानिया में तो आइन और वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। बरतानिया में भी अमेरिका जैसा एक वाक़या हुआ था ना, ये अभी जो वहाँ पे फसाद वगैरह हुए, तो आप देखें कि वहाँ पे अदालतों ने जो ज़ुम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई की, चंद घंटों में फ़ैसले किए गए और उनको सख्त सज़ाएँ दी गई। तो इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है और कार्रवाई का आगाज़ होते ही अब तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज़ विंग है वहाँ पे एक बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चूँकि जो बाशऊर ओवरसीज़ हैं, ठीक है, आपकी सियासी जो थिंकिंग है वो हो सकती है, आप किसी को लाइक और किसी को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी शख्स पे जाके हमला कर दें और आप उसे ज़दोकोब करें या आप उसकी तज़हीक करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गैर इंसानी सलूक के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बतौर इंसान आपको ज़ेब नहीं देता। अब वहाँ पे ये जो चंद यूथियाँ हैं, वो शियान है, सदफ़ है या बाकी ये पूरे का पूरा वो जो ग्रुप जो पैसा लेके ये सारा कुछ करता है, और इनको वैसे भी कहा जाता है कि ये जमैमा के पालतू हैं, ये सारे के सारे पैसा वहाँ से लेते हैं ना। तो ये जो कुछ कर रहे हैं अब ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता, ये तो जानवरों से भी बदतर है। कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, ये हमेशा वहाँ पे गाड़ियों के पीछे भागते हैं, लेकिन अब इनको जो है वो पटा डालने का फैसला कर लिया गया है और पटा डलेगा और इसका क्रेडिट भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब को जाता है। और सर अब आते हैं आर्टिकल 239 के मामले पे। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना नहीं है और इस हवाले से कुछ खबरें आई थी कि हमारे कुछ जज साहबान जो हैं वो कुछ एडवेंचर्स करना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम आज खुद एक अदालत लगाएं और उसमें दरखास्त गुजार को बुलाएं और इस पर कोई फैसला कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के नताइज कुछ और होते, अभी जो हैं वो ना होते, या हामिद खान ग्रुप जीत जाता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ वो अटेम्प्ट करते,
लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को काबिल समात करार दे दिया गया है। शफी सिद्दीकी साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इलाही बख्श साहब हैं दरखास्त गुजार, उनकी दरखास्त की समात की है और आज दौरान समात दरखास्त गुजार ने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे के भी खिलाफ है, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इसमें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लिमान के पास चला गया है और जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी जो है उसमें पार्लिमान का किरदार बढ़ा दिया गया है। तो एक तरह से ये अदलिया को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आईनी तरामीम लाई गई हैं। अब जब ये केस अदालत में पेश किया जा रहा था तो जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो ये है कि हमने अपनी जुरिडिक्शन को देखना है, क्या ये केस हमारी जुरिडिक्शन में आता भी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा दरखास्त गुजार से कि क्या आपने आइन का आर्टिकल 239 पढ़ा है। वो आइन का आर्टिकल तो बहुत वाज़ेह है, वो तो आइन को जो है आइन की तरामीम को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देता और वैसे भी पार्लिमान जो है वो आइन की माँ है, उन्होंने आइन बनाया है, तो ये आप कैसे दरखास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन अब दरखास्त गुजार साहब जो हैं चूँकि उन्होंने दरखास्त दायर की थी, उन्होंने वहाँ पे आएँ बाएँ शाएँ की और आर्टिकल तो उन्होंने पढ़ा नहीं था। लेकिन बाद में फिर अदालत ने यह कहा कि चलें इस पर हम फ्री कैन से जवाब मांग लेते हैं और इस पर नोटिस जारी करते हुए अदालत की तरफ से जो है जवाब तो मांग लिया गया है। लेकिन शफी सिद्दीकी साहब ने आर्टिकल 239 का हवाला दे के मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जो एक मंसूबा था उसको नाकाम बना दिया है कि एक तो ये है कि आईनी तरामीम को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और दूसरी बात सीधी सीधी सी है कि अब अगर इस मामले पे आईनी मामलात पे किसी ने समात करनी है तो वो आईनी बेंच ने करनी है। तो अब आईनी बेंच बनेगा तो मामला देखा जाएगा। वैसे तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं कि शोर लगा रहे, इख्तलाफ बढ़े रहें और कल का दिन बड़ा अहम होगा क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आ रहे हैं और शाह जी के आने पे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।